हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने AAI ATC 2023 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का फॉर्मूला वीडियो देखा था, जिसमें NCERT के अनुसार क्लास 12th का चैप्टर 1, 2 और 3 कवर किया गया था। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग NCERT के अनुसार क्लास 12th का चैप्टर 4 से लेके 8 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 4 देखिए, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कई बुक्स में इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के आधार पे ऑस्टेड ने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है Q, कोई मैग्नेटिक फील्ड है B और मैग्नेटिक फील्ड है B और चार्ज है Q, और उसमें वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो होता है F = Q × V क्रॉस B। यानी कि इसको क्रॉस को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक टेस्ला ऐसा यूनिट टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड का, और गॉस उसका सीजीएस यूनिट है। तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नोट पॉइंट आप देख सकते हैं कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई है, मान लीजिए कि चार्ज, उस पर जो फोर्स लग रहा है और जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल यदि 90 होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। जब भी कहीं भी यदि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हमेशा वो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है ना। यदि कोण जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा हो, तो यानी इनके अलावा कोई और हो एंगल, तो जो चार्ज होगा वो हेलिक्स मोशन करेगा। हेलिक्स मतलब इस टाइप से, ठीक है ना, स्प्रिंग का जो देखें ना उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, मतलब यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला होता है F = IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहाँ L उसकी लंबाई लेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और I उस वायर में करंट जितना फ्लो है वो है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते होता है ILB sin थीटा, ठीक है ना। पृथ्वी के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है वो होता है 10⁻⁵ टेस्ला। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं, राइट हैंड पाम रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, बायो-सॉर्ट लॉ पे, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जैसे कोई वायर है, इस करंट फ्लो इसमें हो रहा है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा, उससे रिलेटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो डेल्टा बी है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है μ0/4π I ΔL sin θ/r²। आई इसमें फ्लोइंग करंट का वैल्यू है, डेल्टा एल मतलब कितने वायर के कितने लेंथ के कारण है, ठीक है ना। साइन थीटा मतलब वो पॉइंट जो है कितना एंगल से है वायर से, और r² मतलब दूरी, ठीक है ना। μ0 एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग परमीएबिलिटी बोलते हैं, उसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद बायो-सॉर्ट के नियम का क्या क्या यूज है वो देखिए। किसी रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मान लो कोई सीधी रेखा है अनंत लंबाई का और चाहे लिमिटेड लेंथ का, और से किसी पॉइंट पर हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पे, ठीक है ना। इसका लेंथ है, लेंथ इन्फिनिट लेंथ का, ठीक है ना। लेंथ मतलब मालूम नहीं है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग दोनों सिरों को मिलाएंगे और यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए ∅1 बनेगा और यहाँ पे एंगल ∅2, ठीक है ना। यहाँ ∅1 और यहाँ पे ∅2 इधर से, और यहाँ से डिस्टेंस है मान लीजिए कि A इस वायर से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π I/A sin ∅1 + sin ∅2। यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, अनंत मतलब वायर इन्फिनिट लेंथ का हो, तो साइन यहाँ पे एंगल ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो दोनों 90 का वैल्यू 1 मिलकर 2I/A हो जाएगा, μ0/4π 2I/A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
यदि पॉइंट किसी एक छोर के लंबवत हो, मतलब ये पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे हो इस वायर के, ठीक है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला μ0/4πI/a साइन ऑफ फाई, क्योंकि एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और एक जो एंगल रहेगा वो रहेगा, तो वही साइन ऑफ थीटा लिखा गया। और वृत्ताकार रिंग मतलब सर्कुलर रिंग है कोई, तो उसके कारण केंद्र पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/2I/a ठीक है, सॉरी I/r उस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अब कुंडली का भाग हो, कुंडली वृत्त का कोई भाग हो, मतलब इस तरह का कोई वायर हो, ठीक है ना, तो उसके सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे यदि थीटा एंगल बन रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होता है μ0/2I/r θ/360 डिग्री, ठीक है ना, θ/360। अब कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, तो उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, तो उस पर क्या होगा फॉर्मूला, तो होगा μ0/4πI/2πr² अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2, जहाँ x जो है इस सेंटर से एक्सिस पर जिस पॉइंट पर निकालना है वो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अगर दो वायर हों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है ना, और दोनों में करंट फ्लो हो रहा हो, पहले में मान लीजिए I1 दूसरे में I2 और दोनों के बीच डिस्टेंस जो हो गया है A है, ठीक है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है, तो एक तार के कारण दूसरे तार पर जो लगा फोर्स होता है वो होता है F = μ0/4π2I1I2/a × L1, ठीक है ना, जिसके कारण निकालना होगा दूसरे पे, उसको हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, ठीक है ना, L1। अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर समेशन होता है, यानी कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर = μ0 × I होता है, मतलब उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इंटू μ0। इसके रिलेटेड टोरॉयड हम लोग पढ़ते हैं, टोरॉयड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni, जहाँ N जो है नंबर ऑफ कॉइल है उसमें, और सोलेनॉइड में भी वही होता है μ0 × Ni, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में आप जानते होंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है डी टाइप का रहता है, ठीक है ना, जिसमें हाफ इस तरह से दो डीज लगे होते हैं, ठीक है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन या किसी भी मतलब चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग हाई एनर्जी देते हैं जिससे उसका कहीं यूज कर सके, ठीक है ना। उसमें हम लोग इसमें रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो रेडियस इसका बनता है, जो पूरा ये घूमता है इसमें चार्ज, उसका रेडियस बनता है R = mv/qb। Q मतलब जो चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड कितना इसमें है, M उसका मास कितना है, और V जो है कितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, तो V = यहाँ पर हो जाता है QBr अपॉन में M, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। टाइम पीरियड का वही बेसिक फॉर्मूला, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो उसी से फॉर्मूला बना है। अब आपका आवृत्ति पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगा, तो V/2πr हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और कैलकुलेशंस हैं। इनकी एनर्जी जो होती है 1/2 mv², और V का वैल्यू ऐसा रख देंगे, तो 1/2 mqbr/m² और ये जब कटेगा तो 1/2 qbr² अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है ना। यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, तो न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में भी होता है, और किसी भी चार्ज को हाई एनर्जी देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है यहाँ से देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में इसमें हम लोग डिफाइन किया है कि M जो है कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा स्मॉल m × 2l, जहाँ स्मॉल m जो है वो है आपका पोल स्ट्रेंथ है, जैसे कोई भी मैग्नेट है उसके पोल का कितना स्ट्रेंथ है वो है, ठीक है ना। या दूसरे लैंग्वेज में देखा जाए तो कोई वायर भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा बिहेव करता है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है I × a, मतलब करंट इंटू उसका एरिया, ठीक है, सॉरी एरिया, ठीक है ना। इसका यूनिट होगा एम्पियर/मीटर²। अब यहाँ से देखिए टॉर्क है किसी करंट कैरिंग लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर होता है टॉर्क IAB sin θ, ठीक है ना। यहाँ I करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, sin θ एंगल है, ठीक है ना। यदि नंबर ऑफ कॉइल यानी फेरों की संख्या n दिया हो तो n से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, NIAB sin θ, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण M = IA होता है, तो यहाँ पे वो रख देंगे हम लोग, तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा
टाउ इक्वल टू एन एम बी साइन थीटा, यानी कि एन इंटू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो किसी लूप में करंट या वोल्टेज के सेंसिटिविटी को बताता है, मतलब कितना करंट है कितना वोल्टेज है, ठीक है ना। इसमें सेंसिटिविटी उसका होता है आई बाई आई बराबर एन ए बी बाई के। यहाँ पे देखिए, अब आई लगा हुआ है तो इसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक है ना। यदि आई को वी बाई आर रख दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर को दो तरह से यूज किया जाता है, एक एमीटर के जैसा और एक वोल्ट मीटर के जैसा। तो एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो धारा मापी में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई मीटर में बदलने के लिए बहुत ही छोटा प्रतिरोध, मतलब बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जो है समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ क्या किए, सीरीज में एक बहुत ही छोटा क्या कर दिए रेजिस्टेंस जोड़ दिए, जिसको हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है ना, तो शंट बोलते हैं, ठीक है ना। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। और उसको बनाना होगा तो उसके साथ प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन उसका जब यूज करना होगा तो परिपथ में, सर्किट में उसको सीरीज में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब आदर्श एमीटर जो होता है ना, उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, लेकिन वास्तविक में शून्य तक हो नहीं सकता है, लेकिन जब आइडियल बोलेगा तो उसको शून्य मानना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्ट मीटर में देखिए। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ एक उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, वो भी किसमें, श्रेणी क्रम में। और जब इसको वोल्ट मीटर को हमको यूज करना पड़ेगा सर्किट में कि कितना वोल्टेज किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है ना। जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध इन्फिनिट होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब शंट क्या है, तो भाई शंट एक सेफ्टी कह सकते हैं कि सेफ्टी मटेरियल है, उसमें जो यूज होता है। शंट गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बचाता है। भिन्न भिन्न मान का शंट लगाकर एमीटर के प्रास को बढ़ाया जाता है, मतलब एमीटर कितना से कितना रेंज में काम करेगा उसके लिए अलग अलग शंट का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है अब चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें मैग्नेट पढ़ते हैं, दो टाइप का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में भी दो, एक अस्थाई और एक अस्थाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट जो भी है वो पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल होता है, जैसे कुलॉम्ब बल होता है उस तरह यह भी बल होता है फोर्स। इसका वैल्यू होता है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ M1 M2 जो है पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। F 10⁻⁷ इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ हो जाएगा। मात्रा इसका चूँकि 4 से तो यूनिट ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड और उसका मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से के एम बाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ M जो है पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और भी के एम बाई आर, के वाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर। तो इसमें एम बाई आर स्क्वायर रहेगा, इसमें एम बाई आर रहेगा, ठीक है ना। अब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, और इक्विटोरियल में म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यू। और फॉर एनी पोजीशन ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता था, यहाँ पे प्लस चार्ज आता था, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो इस पॉइंट पे एक्सियल का आता था इधर, और इसको इक्विटोरियल। तो इस पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे सेम यही फॉर्मूला होता था, थोड़ा बहुत इसमें जहाँ m था वहाँ पे p हो जाता था, और म्यू नॉट बाई 4 पाई पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता था, ठीक है ना, यानी k हो जाता था, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चुंबकीय, जो हमारा डाइपोल होता है मैग्नेटिक डाइपोल, उसका चुंबकीय क्षेत्र की द्विध्रुव की तीव्रता क्या होती है, पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पोटेंशियल निकाला गया है। तो पोटेंशियल होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, और इक्विटोरियल में 0 होता है, और एनी पोजीशन के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई m कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे द्विध्रुव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चुंबकीय हमारा विभव होना चाहिए था, मैग्नेटिक पोटेंशियल होना चाहिए था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यदि आप घुमाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें कितना काम होगा, तो होगा W इक्वल टू एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 क्या है, शुरू में कितना एंगल है, थीटा 2 क्या है, बाद में कितना एंगल बन गया है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो माइनस एम बी कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, कितना थीटा घुमाए हैं उसके अनुसार। उसके बाद अब मैग्नेटिक
भूचुंबकत्व और पार्थिव चुंबकत्व अर्थ और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है, मतलब अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है उससे मैग्नेटिक ध्रुव कुछ एंगल पे होता है, वो लगभग 11 के आसपास एंगल पे होता है, वो बदल भी सकता है समय के साथ, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बदलता है, ठीक है ना। तो अभी 11.3 के आसपास है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के, उसमें देखिए एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक होता है एंगल ऑफ डीप नमन कोण, मतलब वही एंगल ऑफ डीप नमन कोण या नदी कोण, ध्रुवों पर इसका मान कितना होगा 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। पोल्स पर 90 और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है उसमें कुछ रिलेशन होता है BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब B का ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है टोटल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका होल स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है उसी तरह से, ठीक है ना। अभी बराबर हो जाएगा B बराबर यहाँ रूट अंडर BH द होल स्क्वायर प्लस BV द होल स्क्वायर। उसके बाद मैग्नेटिक एगो मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र H इक्वल होता है B बाई म्यू नॉट। तीसरा होता है हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर चुंबकन तीव्रता I बराबर M बाई V, M मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपन में V मतलब वॉल्यूम, ओके। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है चुंबकीय प्रवृत्ति, X होता है I बाई H, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो हमारे बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं फैराडे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से करंट को बनाने की कोशिश किया और उन्होंने बनाया भी, ठीक है ना। तो इस पर सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा। ये भी एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका वेबर होता है या टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक यूनिट आता है मैग्नेटिक फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे का, हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी। इसमें उन्होंने दो नियम दिया है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो माइनस d∅/dt के बराबर होगा, यानी कि t → 0 तो E बराबर माइनस d∅/dt और नंबर ऑफ कॉइल n हो तो n d∅/dt माइनस के साथ, ठीक है ना। मतलब इसमें माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर लेंज लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना। यही उन्होंने बताया था कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है हमेशा चेंज के जो है विपरीत होता है, जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसी कारण का विरोध करता है, ठीक है ना। उसके बाद मोशनल EMF इसका होता है E बराबर BVL, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यदि L लंबाई का एक चालक है और छोर को B चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है तो उसमें जो आपका इंड्यूस्ड EMF होगा वो होगा E = 1/2 B⍵L का स्क्वायर, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। उसके बाद इंडक्टेंस पढ़ते हैं। इंडक्टेंस दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें होता है L बराबर ∅1/I, इसमें होता है L बराबर N∅1/, मतलब नंबर ऑफ कॉइल दिया हो तब, ठीक है। इसमें L जहाँ L जो है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। यूनिट वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ठीक है ना। और म्यूचुअल इंडक्शन देखिए M बराबर होता है ∅2/I1, फेरो की संख्या होता है N, यहाँ पे N2 ∅2/I होता है यदि फेरो की संख्या N हो तो, ठीक है ना। मतलब दूसरी कॉइल में डायमेंशन वगैरह की जरूरत नहीं है, उसमें नहीं पूछता है उतना, ठीक है ना। अब इंड्यूस्ड EMF इनके कारण क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस में, तो ये होता है E बराबर माइनस d∅/dt और इसी को जब फाई के जब Li रखते हैं तो बनता है यहाँ पर फॉर्मूला हमारा E बराबर माइनस L/di/dt, ठीक है ना। di/dt का मतलब करंट में कितना का चेंज है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम में। और यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में E2 बराबर माइनस M/di1/dt, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यदि सर्कुलर कॉइल है तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो होता है L बराबर μ0/2 पाई n² इंटू R, ठीक है ना। उसके अंत पे सोलेनॉइड देखिए, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है तो L = μ0 n² पाई r² L और μ0
एन स्क्वायर इंटू एरिया यहाँ पर रख दिया गया है अपॉन में एल। एल वहाँ से कितने डिस्टेंस पे आप पूछ रहे हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट हो गया, एन नंबर ऑफ कॉइल हो गया, पाई स्क्वायर उसका एरिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाई स्क्वायर लिखा है क्या है, उसका एरिया ही तो है। अब अलग अलग रेडियस का अगर आपका कोएक्सियल सोलेनॉइड हो, पर समाक्षीय परिनालिकाएं हो, तो उनका जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो होगा एम बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर बाई L1, ठीक है ना। उसका लेंथ कितना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करके रखता है कोई सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2, सॉरी इंडक्टर E बराबर 1/2 LI स्क्वायर। कॉम्बिनेशन इनका कैसे होता है, तो ये भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जब रहेंगे तो डायरेक्ट जोड़ देना है सबका, और समांतर क्रम में होंगे तो 1/, करके जोड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे और रजिस्टर में होता है उस तरह से, ठीक है ना। ईडी करंट क्या होता है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर जो है उसमें ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो हमारा इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी, और आई का I0 साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट करंट होता है, करंट जो है दो टाइप का, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। जो हम लोग को बैटरी से करंट मिलता है वो होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज का, और करंट का I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई को हम लोग कलांतर बोलेंगे। इसमें ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय भी एक ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, जहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। V0 I0 जो है आयाम होता है, मतलब कितना उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। एवरेज जो देखते हैं हम लोग, जैसे करंट इस तरह से फ्लो होता है ना AC, तो एवरेज वैल्यू उसका होता है 0, ठीक है ना। फुल साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है 0, और हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज होता है वो होता है एवरेज ऑफ 2I0/π। इसको सॉल्व करते हैं होता है 0.637 इंटू आई। 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर रेडियस आपको भी निकल जाएगा 2V0/π, ठीक है। उसके बाद RMS वैल्यू यहाँ पे देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I बराबर ये है। RMS वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आता है IRMS बराबर I0/√2। इसी को सॉल्व करते हैं तो आता है 0.707 इंटू I0। V0 भी सेम उसी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है कि जो प्रतिरोधक का RMS वैल्यू है उसको मापने के लिए हॉट वायर वोल्टमीटर और हॉट वायर एमीटर का यूज किया जाता है, तप तार वोल्टमीटर और तप तार एमीटर, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे सर्किट होते हैं AC सर्किट, वो लगभग 7 टाइप के होते हैं। उनमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेसिस्टर सर्किट, मतलब प्योर रेसिस्टिव सर्किट है ये। इसमें क्या है V0 और I0 का इक्वेशन ऐसे होता है, फेज एंगल 0 होता है, ठीक है ना। दूसरा है इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। इसमें जो करंट और वोल्टेज का यहाँ पे देखिए -π/2 लगा हुआ है, तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 को होता है। इसमें एक जो होता है XL, इसका फॉर्मूला होता है ω/L या 2πf × L, ठीक है ना। जिसको हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टिव प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। इसका यूनिट वही होता है ओम, ठीक है ना, जो रेजिस्टर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा कैपेसिटिव सर्किट होता है, ठीक है ना, जिसमें केवल कैपेसिटर लगा होता है। इसमें कलांतर जो है इसमें 5/2 का होता है, लेकिन इसमें करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। पिछले जो इंडक्टिव था उसमें करंट आगे था, वोल्टेज आगे था, करंट पीछे था, ठीक है। इसमें एक XC होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/ωc या 1/2πf × C। उसके बाद LCR सर्किट है। इसमें क्या होगा, तीनों सीरीज में जोड़े रहते हैं, ठीक है ना, LV CB और RV। इसमें इम्पीडेंस का फॉर्म होता है Z बराबर √R² प्लस ω/L - 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जिसको Z को हम लोग इम्पीडेंस प्रतिबाधा बोलते हैं। यहाँ पे फाई जो है जो एंगल फेज डिफरेंस निकालता है होता है tan इनवर्स ω/L - 1/ωc, वही R। उसके बाद इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं RL सर्किट बनाते हैं, जिसमें R और L जुड़े होते हैं। इसमें इम्पीडेंस इसी केवल ω/c को 1/ωc को हटा दिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें से भी हटा दिएगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें RC सर्किट में ω/L को हटा दीजिए तो ये फॉर्मूला बनेगा प्रतिबाधा का और कलांतर का, 5 = tan इनवर्स 1/ωc × R बन जाएगा, ठीक है ना।
और एक होता है सातवां हमारा LC सर्किट, जिसमें R नहीं होता है तो R को 0 कर देना है उसी फॉर्मूला में से, तो ये वाला फॉर्मूला दोनों बन जाएगा। इसमें कालांतर π/2 का होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद पावर, एवरेज पावर क्या होता है इसमें, तो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहाँ cos फाई जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, फाई फेज डिफरेंस, यानी कि cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, cos फाई होता है R/Z, रेजिस्टेंस अपॉन Z मतलब प्रतिबाधा, ठीक है ना। उसके बाद एक रिएक्टेंस प्रतिघात, दो टाइप का, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव, XL ओमेगा इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू 1/ωc, दोनों का यूनिट वही ओम ही होगा, ठीक है। और इसमें एक इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पे, Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc द होल स्क्वायर। इसमें एक रेजोनेंस होता है, F इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। और LC एक्सेलेरेशन पढ़ते हैं इसमें, वाटलेस करंट पढ़ते हैं और ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर में यहाँ पे देखिए ये रेशियो होता है VS/VP इक्वल टू, मतलब प्राइमरी में कितना वोल्टेज, फिर सेकेंडरी का ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं और R से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होती हैं, जिसको आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और फ्लक्स लॉस बोला जाता है। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो N इक्वल टू P आउटपुट बाई P इनपुट, मतलब कितना पावर निकाल रहा है और कितना पावर दिया गया है, ठीक है ना। इसका परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 8 नंबर है, ठीक है ना आज का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है यही होता है, E0 sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ठीक है। जहाँ पे इनका जो स्पीड होता है C E0/B0 होता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे ω/k0 भी इसका एक स्पीड का फॉर्मूला होता है, ω/k0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इनका कुछ प्रॉपर्टी है, इतना के वेलोसिटी से चलते हैं, प्रकाश के वेलोसिटी से। इनका फॉर्मूला C बराबर होता है 1/√μ0 इंटू E0। इसको सॉल्व करते हैं तो C आता है E0/B0 भी कर सकते हैं आप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दोनों का। उसके बाद हमारा टॉपिक है किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं, ठीक है ना, बिना माध्यम का भी गति कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होती है कि बिना माध्यम के भी गति कर सकती हैं। इनकी डायरेक्शन जो है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर होती है, लेकिन इनके बीच अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो वो 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन इनके बीच E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से आएगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा, इनके बीच E और B के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये आपका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण सभी घटनाओं को दर्शाती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और इनमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन इंटू E², और UB मतलब मैग्नेटिक फील्ड का होता है 1/2 B²/μ0। डिस्प्लेसमेंट करंट एक होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर ID बराबर ε0 d∅/dt। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले गॉस थ्योरम में उन्होंने कुछ चेंज किया, Q∞/ε किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी दिया गॉस प्रमेय, और फैराडे का नियम देखिए यहाँ पे वही है। और उसके बाद यहाँ पे इनमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया एम्पियर लॉ में। जो एम्पियर लॉ ये था इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू μ0 इंटू I, उसको उन्होंने बना दिया B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू μ0 इंटू IC प्लस ID। IC क्या है, कंडक्शन करंट है, और ID क्या है, तो वो आपका यही डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो 7 होते हैं, जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है गामा रे, फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजुअल रे, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। 7 होती हैं। गामा रे से रेडियो वेव की ओर बढ़ेंगे तुम लोग तो जो तरंग दैर्घ्य होगा वो बढ़ेगा, जबकि आवृत्ति घटेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगा इस रेडियो वेव का होगा, और गामा रे का सबसे कम होगा लैम्डा तरंग दैर्घ्य, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा होगा। गामा रे का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो इनका कुछ यूज भी होता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक का ये पूरे फॉर्मूला समाप्त हो गए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।